आत्मविश्वास से लवरेज नीतीश। अचानक नीतीश के बॉडी लैंग्वेज में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। दिल्ली में नेताओं से मुलाकात के बाद जिस अंदाज में वो बाहर निकल रहे हैं, वो अंदाज तो बयां कर ही रहा है कि वो कितना उनका आत्मविश्वास लौटा है। साथ ही कई और बातें हैं, जैसे प्रशांत किशोर को लेकर जब सवाल हो रहे हैं या सुशील मोदी को लेकर जब सवाल हो रहा है, तो वो एक अलग अंदाज में, जो उनका कभी इस तरीके का अंदाज नहीं रहा है, उस अंदाज में वो अटैक कर रहे हैं। ये आत्मविश्वास से जो लवरेज नीतीश दिख रहे हैं, इसकी वजह क्या है? इन वजहों पर जानने के लिए हमारे साथ दिल्ली से हमारे मित्र सीनियर जर्नलिस्ट हैं, विभिन्न अखबारों में, हिंदू से भी जुड़े रहे हैं, अलग अलग संस्थानों में वो काम किया, उनको व्यापक अनुभव है। हम मयंक से जुड़ेंगे और जुड़ने के साथ ही पहले हम नीतीश कुमार के उन बॉडी लैंग्वेज को लेकर हम पहले अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि आज उन्होंने प्रशांत किशोर को लेकर क्या कहा है। कल उन्होंने आरसीपी को लेकर कहा था, तो वो आरसीपी की बात को सुनते हुए फिर हम प्रशांत किशोर की बात को भी सुनेंगे कि किस तरीके से वो अटैक कर रहे हैं। और ये जो आत्मविश्वास लौटा है पूरे, जहां तक 2000 से लगातार हम लोग भी नीतीश कुमार को कवर कर रहे हैं, कभी इस तरीके से बड़े विरोधी होने के बावजूद भी इस तरीके से कभी अटैकिंग मूड में कभी नीतीश कुमार नहीं दिखे। तो पहले हम आरसीपी को सुन लेते हैं कि आरसीपी को लेकर उन्होंने कल क्या कहा था। और अरे क्या बात करते हैं, आप लोगों को ये भी पता नहीं है, उसको बताया कौन राजनीति में, लाया कौन राजनीति में, आप ये भी जान रहे हैं। आईएएस था, कौन बनाया था अपना प्राइवेट सेक्रेटरी, और कहाँ से कहाँ बनाया, छोड़िए ना। और उसको पार्टी में इतना हम दिए और राजनीति में भी उसको जगह दिए, उसको अपनी जगह पर बना दिया अध्यक्ष, और पूरा का पूरा बीजेपी के हाथ में चला गया और अंदर चला गया, तब उसको बिल्कुल मुक्त कर दिया गया। पूरे पार्टी के लोगों को बहुत उस पर था, और जब अंत में हमको लोगों ने कहा तो हमने कर दिया। वो क्या बोलता है, उसके बोलने का कोई मतलब है? आप जरा सोच लीजिए, इस बात को जान तो लीजिए कि वो कहाँ से राजनीति में आया, किसने लाया, क्या क्या बोलते रहता है, तरह तरह की बात बोलते रहता है। तो उसको और अब हम आपको सुनाते हैं कि आज प्रशांत किशोर को लेकर इसी तरीके से मीडिया ने सवाल किया कि प्रशांत किशोर आपके डेवलपमेंट मॉडल पर सवाल खड़े कर रहे हैं, आपकी राजनीतिक जो कोशिशें चल रही हैं उनको लेकर उन्होंने सवाल खड़ा किया और कहा है कि ये बेकार की कोशिश है, नीतीश कुमार से कुछ अब होने वाला नहीं है। इस पर नीतीश कुमार ने क्या कहा, पहले जरा ये सुन लेते, फिर हम इस पर काम करते रहे। तो उसका वो धंधा, अब बिहार में वो अपना जो करना चाहिए करे ना भाई, उसे क्या मतलब, उसके स्टेटमेंट का कोई अर्थ नहीं। एक बात जान लीजिए, आप उसके बोल रहे हैं उनके बारे में, तो उनको पता है, कुछ एबीसी मालूम है 2005 से क्या काम हुआ है। तो हाँ, ये लोग को मालूम है अपना पब्लिसिटी लेने का, स्टेटमेंट देने का और कहने का, ये सब का एक्सपर्ट है, वही सब अंड बोलते रहता है। कोई मतलब है क्या? 3 दिन और आप जान लीजिए, अगर कोई इस तरह की बात बोलता है तो आप समझ लीजिए मन होगा कुछ, बीजेपी के साथ रहने का मन होगा, बीजेपी का भीतर से मदद करने वाला मन होगा। जी हाँ, तो मैं दोनों बातें सुने, दोनों में अटैक बीजेपी पर सीधा सीधा है कि प्रशांत किशोर आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो बीजेपी के इशारे पर कर रहे हैं, और आरसीपी जो कुछ कर रहे थे, आरसीपी को हमने पार्टी से इसलिए निकाला कि वो बीजेपी के साथ खेमे में चले गए थे। और ये जो अंदाज है, मतलब आप भी काफी दिनों से नीतीश कुमार को देख रहे हैं, ये अंदाज, इस अंदाज में बात करने की शैली उनकी कभी नहीं रही है। तुम ताम भाषा में भी इस्तेमाल कर रहे हैं और ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे कोई वजूद ही नहीं है। ये शैली कभी नीतीश कुमार का नहीं रहा है। ये जो आत्मविश्वास में जो लवरेज दिख रहा है नीतीश के अंदर, इसकी क्या वजह आपको लगता है? देखिए, इसकी 3-4 मुख्य वजह हैं। पहला, ये नीतीश कुमार जान रहे हैं कि ये उनकी आखिरी राजनीतिक पारी है। ये जो 2022 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के एक महागठबंधन बिहार में बनाया है, ये जो एक्सपेरिमेंट वो कर रहे हैं, ये उनकी राजनीति की आखिरी कोशिश है खुद को बड़े स्तर पे प्रस्तुत करने की। तो उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। तो ये जो उनकी भाषा देख रहे हैं या चीजें देख रहे हैं, आप 2012-13 के नरेंद्र मोदी को याद करिए। नरेंद्र मोदी की क्या भाषा थी 2012-13 में? वो जिस हिसाब से राहुल गांधी पे एग्रेसिव थे, जिस तरीके से वो शहजादे, साहबजादे, अलग अलग शब्दावली का उपयोग कर रहे थे कांग्रेस के लिए,
तो उस वक्त भी नरेंद्र मोदी के पास खोने के लिए कुछ नहीं था। उन्हें अच्छे से पता था कि 14 के चुनाव में अगर वो आ गए तो आ गए प्रधानमंत्री पद पे, अगर नहीं आए तो उनकी राजनीति शायद खत्म की तरफ जाएगी। तो नीतीश जी के सामने भी जी तो मैं ये कह रहा हूँ, उम्र के जिस पड़ाव पे नीतीश कुमार हैं तो वो अपनी आखिरी राजनीतिक कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज आपने कहा आत्मविश्वास की वजह है, तो पहली वजह आत्मविश्वास की ये है कि नीतीश कुमार के पास मोमेंटम है आज की तारीख में। जो राजनीति में एक बहुत जरूरी शब्द होता है कि आपके पास मोमेंटम होना, जो ममता बनर्जी के पास 2021 के बंगाल चुनाव जीतने के बाद था। ममता बनर्जी बंगाल जीत के आई थी और मुझे याद है कि एक बड़ी पत्रिका में एक कवर स्टोरी निकली थी, ममता द चैलेंजर। लेकिन अगर आप देखें पिछले 8-10 महीने में जो चीजें हुई हैं और ममता ने जिस तरीके से एक विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की, कांग्रेस मुक्त विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की, वो पूरी तरीके से धराशायी रहा। लेकिन नीतीश कुमार के पास जो मोमेंटम है, उसके साथ नीतीश कुमार के साथ 3-4 बहुत बड़ी चीजें हैं जो ममता बनर्जी के पास नहीं थी, जो टीआरएस के पास नहीं थी और जो शायद किसी भी रीजनल छत्रप के पास भारत में नहीं। पहली चीज वो कि वो हिंदी पट्टी से आते हैं। वो हिंदी पट्टी के एक ऐसे राज्य से आते हैं जहां से 40 लोकसभा की सीटें आती हैं। दूसरी चीज ये है कि वो एक ओबीसी जाति से आते हैं और नरेंद्र मोदी ने भी 2014 के चुनाव में बहुत बार ओबीसी राग अलापा था। तो नीतीश जी के साथ एक बड़ा एडवांटेज ये है। दूसरी चीज ये है, नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा जो है वो अभी प्रधानमंत्री बनने की सीधी सीधी दिख नहीं रही है, वो कह नहीं रहे हैं। वो आज की तारीख में हरकिशन सिंह सुरजीत ने जो 1996 में रोल अदा किया था, जब वो पूरे विपक्ष को एकजुट कर रहे थे और कह रहे थे कि मैं प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं हूं लेकिन बनाऊंगा, किंग मेकर बनूंगा, किंग नहीं बनूंगा। तो नीतीश उसी भूमिका में है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार बिहार को पूरी तरीके से सिक्योर कर चुके हैं। राष्ट्रीय जनता दल तमाम कोशिश के बावजूद भी ये अच्छे से जानती है कि नीतीश न सिर्फ उनकी मजबूरी है बल्कि नीतीश उनके लिए जरूरी भी है। आज की तारीख में नीतीश कुमार के बिना बिहार की राजनीति नहीं संभव है। कोई कुछ कह ले, वो भाजपा भी जानती है, वो राजद भी जानती है। और इस निर्णय के बाद अल्पसंख्यक वर्ग पूरी तरीके से नीतीश कुमार के साथ है बिहार में। तो अगर कल को राष्ट्रीय जनता दल या कोई राजनीतिक दल नीतीश कुमार को इग्नोर करेगा तो उसके परिणाम नीतीश के फेवर में ही जाएंगे। तो बिहार उनके लिए सिक्योर है। दूसरी चीज, इस तरीके के आत्मविश्वास और कोलिजन जिसको हम कहते हैं कि एक भाजपा विरोधी मोर्चे बनने के लिए और बनाने के लिए नीतीश कुमार सबसे उपयुक्त चेहरे हैं। हो सकता है कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार न हो जो वो बार बार कह रहे हैं, लेकिन वो किंग मेकर होंगे क्योंकि उन्हें व्यापक अनुभव है। वो हिंदी पट्टी के नेता हैं और वो सबसे बड़ी बात है कि वो कांग्रेस को आगे करके इस लड़ाई को लड़ने के मूड में हैं। तो ये आत्मविश्वास होना स्वाभाविक है। नीतीश कुमार को अपनी लिमिटेशंस भी पता है। उनको पता है कि वो एक राज्य की पार्टी को लीड कर रहे हैं या राज्य के कोलिजन को लीड कर रहे हैं, गठबंधन को लीड कर रहे हैं जो बहुत से बहुत 40 सीटों पे ही फाइट दे सकता है या अगर झारखंड को मिला दे तो 50-54 सीटों की लड़ाई लड़ सकता है। नीतीश को ये पता है जो ममता बनर्जी और टीआरएस या अरविंद केजरीवाल या बाकी जो छत्रप हैं, अखिलेश यादव वगैरह, वो जान के भी नासमझ बन रहे थे कि कांग्रेस के बिना एक फ्रंट बनाया जाए, क्योंकि जो भाजपा को हराने की जो लड़ाई लड़ी जाएगी वो लड़ी जाएगी कर्नाटक में, वो लड़ी जाएगी राजस्थान में, वो लड़ी जाएगी मध्य प्रदेश में, वो लड़ी जाएगी छत्तीसगढ़ में, वो लड़ी जाएगी आपके हरियाणा में, वो लड़ी जाएगी गुजरात में, वो असम जैसे राज्य में लड़ी जाएगी। इन राज्यों को अगर आप मिला दें तो 2019 में 210 सीटों में भाजपा को 194 सीटें आई। तो भाजपा को वहां अगर कोई रोकता है तो वो कांग्रेस रोक सकती है, और अगर कांग्रेस वहां रोक लेती है, अगर भाजपा की वहां से 60 सीटें भी कम हो जाती हैं तो ऑटोमेटिकली भाजपा 200 के नीचे आ जाएगी। ये तय चीज है, ठीक है। इसलिए नीतीश बार बार कहते हैं कि 50 पे आके अटक जाएंगे। जो स्थिति बार बार नीतीश तो अपने जदयू के कार्यकारिणी की बैठक में क्या कि अगर विपक्ष हम सब लोग एक साथ एक फ्रंट पर आ जाए तो 50 से नीचे आ जाएगी बीजेपी। उसके पीछे उनकी यही सोच है। नीतीश कुमार जेपी के पक्के चेले हैं।
आपको याद होगा 1976-77 के आम चुनावों में जेपी ने एक कॉमन कैंडिडेट की बात की थी जो विपक्ष की तरफ से कांग्रेस के विरोध में खड़ा होगा, और तकरीबन जहां तक मेरी अगर मेमोरी मुझे सही बता रही है तो 400 सीटों पे एक कॉमन कैंडिडेट लड़ा था विपक्ष की तरफ से, और विपक्ष चुनाव जीत गया था कांग्रेस के विरोध में। नीतीश कुमार कहीं ना कहीं उसी चीज को फिर से 45 साल बाद भारत की राजनीति में एक्सपेरिमेंट के तौर पे चाह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जहां कांग्रेस भाजपा डायरेक्ट फाइट में है 210 सीटों पे, वहां कांग्रेस को सारी पार्टियां सपोर्ट करें। बाकी जो 150 के करीब सीटें हैं बिहार में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड के अंदर, उन जगहों पे ठीक भाजपा से क्षेत्रीय दल मुकाबला करें। लवरेज नीतीश, कल अगर आपने सुना इसकी वजह क्या है कि नीतीश कुमार को ये मालूम है कि कांग्रेस के बगैर बीजेपी को हम सत्ता से बाहर नहीं कर सकते, और ये भी उन्हें मालूम है कि हम प्रधानमंत्री के चेहरा के रूप में जब हम लोगों के बीच जाएंगे तो फिर वो समर्थन नहीं मिल पाएगा जिस समर्थन की ये उम्मीद करते हैं, क्योंकि हर किसी को अपना अपना ग्रीवांसेस है, अपनी अपनी राजनीति है। उन राजनीति की संभावनाओं के बीच जो नीतीश कुमार देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि जो 210 सीट है जिसकी चर्चा बैंक ने भी की है, उस 210 सीट पर कैसे हम बीजेपी को पटकनी दें, और उसमें हम विपक्षी कांग्रेस को कैसे मदद कर सकते हैं, वामपंथी को कैसे मदद कर सकते हैं। वहां न ममता है, न केसीआर है, न अरविंद केजरीवाल है, न अखिलेश है, न नीतीश है, न लालू, कोई नहीं है। सीधी लड़ाई है। तो वो उन चीजों को नीतीश समझ रहे हैं, और नीतीश जिस तरीके से बिहार में पूरी तौर पर निश्चिंत है, जो वोटिंग ट्रेंड या जो वोटिंग समीकरण उनके साथ है, ऐसी स्थिति में बंगाल वाली स्थिति नहीं है, इनको हिलाया नहीं जा सकता है। फिर सीबीआई और ईडी को लेकर नीतीश निश्चिंत है कि बहुत कुछ होने वाला नहीं है। उनके खिलाफ इस तरह की एजेंसियां एक्शन लेने से पहले 1000 बार सोचेगी। और सबसे बड़ी बात है कि उन्हें प्रधानमंत्री को लेकर वो ऑब्जर्वेशन नहीं है जो इस ऑब्जर्वेशन की शिकार ममता बनर्जी या केसीआर है। तो चलिए इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों पर इसी तरीके से स्वराज के विशेष कार्यक्रम बड़ी बहस से हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।